हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर के ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं सीटेट दिसंबर के लिए 2024, जो आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, नेक्स्ट सीटेट। तो इसकी जो है क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं। 3 बजे जो है आपको सीडीपी की क्लास मिलेगी। 3 बजे में जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की क्लासेस मिलेंगी। सीडीपी हो गया, आपका हिंदी है, मैथ पेडागोजी है, तो इसकी क्लासें मिलने वाली हैं। और जो है आपका 5 बजे वो आपको सोशल साइंस की क्लास मिलेगी पेपर 2 के लिए। तो 5 बजे और 3 बजे दोनों क्लासेस ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से जो है एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो सीटेट की जो है क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो आप जो है डेली 3 बजे और 5 बजे मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो है 16 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो हम लोग कंटेंट की क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो ये बात हो रही है कि दृष्टिबाधित यानी जिन जो है अभ्यर्थियों को देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको कक्षा में जो है भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेट करने में बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट जो है डालता है। तो पहला ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, या फिर जो है मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, या फिर उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, या फिर ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय जो है तकनीक मतलब तरीके। तो देखिए, जो बात हो रही है यहाँ पे दृष्टि बाधित विद्यार्थी यानी देखने में क्या है, बच्चे को या फिर विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो उसको देखने में समस्या है, तो देखने से रिलेटेड जो होंगे वो जो है भागीदारी में बाधा डालेंगे, रुकावट पैदा करेंगे। तो आंसर जो होगा इसमें आपका सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स यानी कि जो बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो वो नोट्स कैसे पढ़ लेगा, ठीक है। मुद्रित पाठ्य सामग्री जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसको भी वो पढ़ने में समस्या होगी। लेकिन जो उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र है, इनसे क्या होगा, बच्चा स्पर्श करके वो पढ़ लेगा, ठीक है। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, इससे भी बच्चा जो है पढ़ लेगा। लेकिन जो मुद्रित पाठ्य पुस्तकें हैं और जो नोट्स हैं, ये क्या है, रुकावट डालेंगे बच्चे को पढ़ने में, जिस बच्चे को जो है देखने में समस्या हो रही है। तो आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। 17 है कि कॉल जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। लॉरेंस कोहलबर्ग से जो है रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें नैतिक विकास का अध्ययन करना है, ठीक है, से रिलेटेड किस विधि का प्रयोग किया गया था। तो पहला ऑप्शन है मात्रात्मक शोध कार्य विधि, इसका प्रयोग किया गया, या फिर बच्चों के जो है सामने नैतिक दुविधाएं रखना और जो है अनुक्रियाओं की समालोचना करना, या फिर खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, या फिर प्रायोगिक जो है विधि। तो इसमें आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो किस पर आधारित है, नैतिक दुविधा पर, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट जो है इनकी थ्योरी है, तो उसी पर आधारित है। बच्चे क्या है दुविधा में रहते हैं, क्या सही और क्या गलत में क्या है दुविधा रहती है। तो जो है नैतिक दुविधाएं यानी मोरल डेवलपमेंट पर जो है कोहलबर्ग की थ्योरी आधारित है। तो आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन ये नहीं होगा, प्रायोगिक विधि ये भी नहीं होगा, मात्रात्मक शोध कार्य विधि ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश डैश अधिगम की ओर ले जाता है, यानी कि रचनावादी जो शिक्षण है उसमें विद्यार्थियों को किस ओर ले जाता है। तो पहला ऑप्शन है खोज आधारित विधि की ओर ले जाता है, यानी डिस्कवरी की तरफ ले जाता है, या फिर जो अर्थहीन इसकी तरफ ले जाता है, या फिर यंत्रवत यानी कि रोट याद करना, या फिर ग्रहणशील कि बच्चा सिर्फ जो है ग्रहण कर रहा है। तो रचनावादी क्लासरूम जो है आपकी आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि खोज आधारित विधि। क्योंकि रचनावादी क्लासरूम में क्या होता है, बच्चा एक्टिव होता है, बच्चे के साथ साथ टीचर भी एक्टिव होता है, और वहाँ पर क्या होता है, बच्चे जो है एक्टिविटी करके सीख रहे होते हैं, कुछ नया खोज कर रहे होते हैं, कुछ नया अन्वेषण कर रहे होते हैं, कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आंसर जो होगा इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको
टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिलती है, और आपको सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं सीटेट जो है दिसंबर 2024 के लिए, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अगला है क्वेश्चन 19। इसमें कहा गया है कि पठन वैफल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, यानी जिस बच्चे को क्या है पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको पढ़ना सिखाया जा सकता है, कैसे? ठीक है, ये जो है बताना है। तो पहला ऑप्शन है व्यवस्थित जो है ध्वन्यात्मक शिक्षण के माध्यम से, या फिर जो है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ जो है प्रदान करके। तो बच्चे को क्या है पढ़ने में पहले ही समस्या है, ठीक है, उसको क्या है पठन विफल, यानी कि उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, यानी कि बच्चे को क्या है डिसलेक्सिया है, उसको पहले से ही पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, और आप क्या कर रहे हैं उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान कर रहे हैं, तो बच्चा ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो नहीं पढ़ पाएगा, तो ये आपका गलत हो गया। लंबे और जटिल गद्यांश, तो बच्चे को पढ़ने में समस्या, अगर आप लंबे जटिल गद्यांश लेकर आओगे तो बच्चा और ज्यादा पढ़ने में उसको दिक्कत होगी। अगला है अनुकूलन की अनुबंध विधि के माध्यम से, तो ये भी आपका नहीं होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन की व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो क्या होगा बच्चे को हेल्प मिलेगी, वो धीरे धीरे उसकी लर्निंग बेहतर होगी, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, यानी कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है सिद्धांत वो क्या बताता है? तो पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर जो है 20, इसका पहला ऑप्शन है कि व्यवहार और दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, या फिर जो है अवधारणाओं को जटिल से जो है सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। तो पहले आप जटिल फिर सरल की तरफ ले जाओगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। व्यवहार दंड की बात जो है जीन पियाजे नहीं करते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व जो है चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, या फिर शिक्षण का जो है बल गतिविधि के परिणाम जो है परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोच की प्रक्रिया पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें थर्ड ऑप्शन जो है आपका मच बेटर है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे ने क्या किया बच्चे का जो है डेवलपमेंट उन्होंने स्तरों में डिवाइड कर दिया, 4 स्तरों में जो है इन्होंने डिवाइड कर दिया कि बच्चे का डेवलपमेंट इतने जो है 4 स्तर में हो जाएगा, ठीक है। तो पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु समूह व चरण को ध्यान में रखते हुए जो है डिजाइन करना चाहिए कि बच्चा कौन से जो है स्तर पर है, ठीक है, कौन सी वो क्लास में है, कौन से आयु समूह में बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग आप पाठ्यक्रम जो है प्लान करेंगे तो बच्चे को पढ़ने में आसानी होगी। अब जैसे मान के चलिए 6 साल का बच्चा है, क्लास 1 में गया हुआ है, तो आप ये तो नहीं करोगे कि उसके लिए जो है क्लास 8th का सिलेबस लेके आ जाओगे, या फिर हाई स्कूल का उसको पढ़ाओगे, या फिर क्लास 5th का बच्चा है और उसको ये तो नहीं आप हाई स्कूल का सिलेबस दे दोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ है सिलेबस बच्चे के एज को ध्यान में रखते हुए और उसी के अनुसार डिजाइन की गई हैं। आप देख सकते मतलब आपने देखा भी होगा क्लास फर्स्ट की जो बुक होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में डिजाइन की जाती है। बच्चे के इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो है उसमें आपको एग्जाम्पल मिलेंगे देखने को, बारिश हो रही होगी, वैसे पेड़ बने हुए होंगे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है बुकें प्लान की जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग बुकें बनाई जाती हैं बच्चे को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अपने इन्वायरमेंट को जो देखते हैं वही वो अपने बुक में देख रहे होते हैं, तो उनको और इंटरेस्ट आता है, वो पढ़ नहीं पा रहे होते लेकिन बुक को देख रहे होते हैं, क्योंकि जो पेड़ वो अपने घर के बाहर देख रहे हैं वो पेड़ उस बुक में देख रहे हैं, जो जानवर वो घर के बाहर देख रहे हैं वो बुक में देख पा रहे हैं, तो उनको इंटरेस्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो ऐसी ही बुकें प्लान की जाती हैं। अब ये तो नहीं क्लास जो है हाई स्कूल की बुकें जो है क्लास 1 की तरह प्लान कर दी जाएंगी, वैसे ही एक्टिविटी जो है उसमें इन्वॉल्व होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए क्या है आयु वर्ग और समूह को ध्यान में रखते हुए जो है बुकें तैयार की जाती हैं, बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परम जो है परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ ये आपका 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेड पेपर 2 सीडीपी, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आज जो है हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। रीज़न ये है क्योंकि पहले पेपर समझ में आया एटलीस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे,
ठीक है? क्योंकि जो पेपर हुआ था उस टाइम हम लोगों ने सिर्फ़ क्वेश्चन के आंसर देखे हुए थे, प्रॉपर तरीके से नहीं डिस्कस किया हुआ था। तो इसलिए जो है क्लासेस पहले इसकी चलेंगी, क्वेश्चन की, उसके बाद जो है कल से हम लोग कंटेंट स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग जॉइन हो सकते हैं। अगला है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को paraसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं, यानी कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है, बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं। अब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग क्या हुआ, paraसंज्ञानात्मक कौशल का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। देखिए, paraसंज्ञानात्मक कौशल का मतलब होता है कि बच्चा कल्पना जो है परे कल्पना करता है, यानी मेटा कॉग्निटिव जो स्किल होती है, इसमें क्या होता है, बच्चा थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कर रहा होता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। अच्छा, कल्पनाओं पे वो कल्पनाएं करता चला जाता है, ठीक है। तो ये जो कौशल बच्चे में आप विकसित करना चाहते हैं, तो क्या उसमें मदद करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा जो आपको मदद कर रहा होगा। तो पहला ऑप्शन है छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक जो है प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। तो अगर आप अंक दोगे तो बच्चे का जो है मेटाकॉग्निटिव स्किल डेवलप नहीं होगा, उसको जो है इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मुझे इतने अंक मिल जाएं। सेकंड ऑप्शन है छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मेटाकॉग्निटिव स्किल का मतलब ही होता है, paraसंज्ञानात्मक कौशल का मतलब ही यही होता है कि बच्चा सोचने की प्रक्रिया पर विचार करे कि ऐसा आखिर है तो ऐसा क्यों है। यानी कि बच्चे में थिंकिंग अबाउट थिंकिंग आनी चाहिए, कल्पना परे वो कल्पनाएं करता रहेगा, मतलब कल्पनाएं करे। इसके लिए आपको प्रोत्साहित करना है, तो बच्चे में paraसंज्ञानात्मक कौशल जो है स्किल विकसित हो रही होती है। आंसर आपका सेकंड होगा कि आखिर ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। वो क्या करता है, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि एटलीस्ट जो है मैं ये कर रहा हूँ तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे इससे क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है, कल कोई इन फ्यूचर मेरे साथ क्या होगा। तो बच्चा क्या है, कल्पनाओं पे कल्पनाएं करता है। जैसे कि आप, अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप क्या है, इन फ्यूचर सोचते हो कि हाँ यार मेरे साथ पास्ट में ये हुआ था, प्रेजेंट में ये हुआ है, तो फ्यूचर में क्या होगा मेरे साथ, फ्यूचर भी आप सोचने लगते हो कि मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, परसंज्ञानात्मक कौशल है, यानी आप थिंकिंग अबाउट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हो। आंसर जो है वो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सी, वो थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए जो है नोट्स प्रदान कर देना, ये आपका नहीं होगा। याद करना, ये भी नहीं होगा। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन बेस्ट है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सीधे जो है सेकंड ऑप्शन ही आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। 22 है कि स्वालीनता के संदर्भ में सही है, यानी कि जिसमें जो है स्वालीनता पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है स्वालीनता वाले सभी लोगों में जो है कम से कम एक विशेष कौशल होता है, या फिर जो है स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकारात्मक विकार है, या फिर स्वालीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। तो ये कहना गलत होगा, यानी स्वालीनता का क्या मतलब होता है पहले वो हम समझते हैं। स्वालीनता क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं होता है, ठीक है। यानी कि वो क्या होता है, उनको अपने अराउंड, मतलब जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं या फिर जहाँ भी वो रह रहे हैं, अगर वहाँ थोड़ी सी भी चीज़ें चेंज हुई तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे उनका जो रूम होता है, अगर रूम के आप पर्दे चेंज कर दे रहे हो, खिड़की जो है या फिर उनका जो अलमारी वगैरह है वो आप साइड कर रहे हो, उसमें चेयर मेज जो भी है आप उसको चेंज कर देते हो, तो थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब होता है। यानी कि अगर उनके रूम में या फिर वो जहाँ भी रहते हैं थोड़ी सी भी अगर चेंजमेंट हुई तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या है, स्वालीनता पाई जाती है। तो आंसर जो होगा इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी स्वालीनता एक तंत्र की विकासात्मक विकार है, क्योंकि वो अपने अराउंड या अपने आसपास जो है चीज़ों को ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते हैं, यानी जल्दी जो है वो चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये हुआ आंसर आपका सेकंड होगा। और ये लोग जो है ज़्यादा लोगों से ना बातचीत करना पसंद करते हैं, अकेले रहना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने इन्वायरमेंट में अगर जहाँ भी रहते हैं आसपास कोई भी अगर चेंजमेंट होता है तो इनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। 23 है जीन पियाजे और वाइगोस्की से कि पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है, यानी एक सेम जो है क्या है सिचुएशन। तो पहला है भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके जो है चिंतन है, या फिर
बच्चों के विकास में चरण जैसी जो है प्रगति पर ध्यान, या फिर बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव है, या फिर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सांस्कृतिक की जो है भूमिका है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा, देखिए, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि क्या है, जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया, पहले थिंकिंग आई, फिर लैंग्वेज आई। वाइगोस्की कहते हैं कि विचार और जो आपकी थिंकिंग है वो क्या है, अलग अलग चलते हैं शुरुआती दौर में, फिर धीरे धीरे वो एक में जुड़ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, वो ये नहीं कहते। देखिए, ये ध्यान रखना कि जीन पियाजे और वाइगोस्की एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं कहते कि लैंग्वेज पहले आई विचार बाद में आया, वो कहते हैं लैंग्वेज विचार पहले आया लैंग्वेज बाद में आई, ऐसा नहीं। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले जो है थॉट आया, विचार आए, फिर लैंग्वेज आई। लेकिन वाइगोस्की ये कहते हैं कि विचार और भाषा शुरुआती दौर में साथ साथ चलते हैं, उसके बाद एक में मर्ज हो जाते हैं, यानी एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों के विकास में चरण जैसी, तो चरण जैसी जीन पियाजे ने तो चरण में डिवाइड किया, लेकिन वाइगोस्की ने जो है नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रमुख समानता पूछी है। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीन पियाजे भी बच्चे को एक्टिव मानते हैं, और जो है वाइगोस्की है वो भी बच्चे को एक्टिव मानते हैं कि बच्चा एक्टिव होगा, संलग्न होकर के एक दूसरे से हेल्प करके ग्रुप लर्निंग करके सीखेगा। वहीं पर जीन पियाजे भी यही मानते हैं कि बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है। तो एक ये जो है समानता पाई जाती है जीन पियाजे और वाइगोस्की में। ठीक है, ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। फोर ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृत की भूमिका तो होती है, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग तो सॉरी वाइगोस्की के अकॉर्डिंग तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर जीन पियाजे एंड वाइगोस्की दोनों की बात हो रही थी, तो आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि क्या है, दोनों जो हैं ये मानते हैं, दोनों जो मनोवैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि बच्चा क्या है, संलग्न होगा और बच्चा का जो है जुड़ाव रहेगा, तभी जाके वो लर्निंग कर पाएगा। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। 24 आपका आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 है। आदर्शन कहा गया है कि इसमें शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप सभी यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्लासरूम में मान के चलिए 30 बच्चे हैं तो 30 प्रकार के बच्चे होंगे। अब जो भी विभिन्नता पाई जा रही है आप उनको सम्मानित करेंगे, उनको सम्मान देंगे। ये नहीं कि आप कहेंगे तुम तो पिछड़े वर्ग से हो, तुम तो नीची जात से आए हुए हो, या फिर तुम्हार जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर तुम देखने में अच्छे नहीं हो, तो ऐसा आपको नहीं करना, या फिर तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, ऐसा बच्चों के साथ नहीं करना। यानी भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए क्लासरूम में। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी सम्मानता मतलब उसको सम्मान दे रहे हो जो व्यक्तिगत विभिन्नता बनी हुई है। यानी 30 बच्चे हैं तो 30 प्रकार की मदर टंग होगी, तो आप सभी की मदर टंग को जो है अप्रिसिएट करोगे, सम्मानित करोगे। ये नहीं आप किसी एक बच्चे की मदर टंग को आप जो है हीनता की भावना से देखोगे कि तुम्हारी लैंग्वेज तो अच्छी नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना है। और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करोगे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि बच्चों की नीड के अनुसार जो है आप अपने जो है टीचिंग मेथड में परिवर्तन लाओगे, आप उस हिसाब से इंक्लूड करोगे। जैसे कुछ बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अब क्या करोगे, आप बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख दोगे या फिर बच्चे को आगे बैठा दोगे। अब ये तो नहीं कहोगे कि आपको देखने में समस्या हो रही है, जाइए चश्मा लगवा के आइए, या फिर आपको देखने में प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, ऐसा आप नहीं करेंगे। जिस बच्चे को जो है लिखने में समस्या आ रही है, तो आप उससे मौखिक रूप से टेस्ट ले लेंगे, मौखिक रूप से पूछ लेंगे। अब ये तो नहीं करेंगे आपको लिखने में समस्या है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मुझे तो लिख कर ही दिखाइए। ऐसा जो है आपको नहीं करना है। बच्चे की नीड के अनुसार अपने टीचिंग मेथड में आप परिवर्तन लाएंगे, और बच्चे की जो विभिन्नता बनी हुई है क्लासरूम में आप उसको सम्मानित करेंगे, आप उसको सम्मान देंगे। आदर्शन जो है बिल्कुल सही है। अब जो तर्क दिया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। तर्क जो दिया गया है कि यानी जो रीजन दिया गया, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, सामूहिक मतलब समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, यही यहाँ पर गलत हो जाता है, बचना चाहिए। ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। मैंने जो है जब क्लासेस हो रही थी तो मैंने पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्ड की क्लासेस बनाई थी। अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी वहाँ से आपको हेल्प मिली होगी, काफ़ी क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। क्योंकि अगर आपने टैग वर्ड देख लिए होंगे बचना, तो
तो यहाँ पर आप इससे फटाक से जो है गलत कर सकते थे, कट कर सकते थे, आपका आंसर फट से निकल के आ जाता। तो टैग वर्ड भी काफ़ी मदद करते हैं सीटेट को क्वालिफाई करने में, तो टैग वर्ड भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आंसर जो है इसमें आपका यानी तर्क जो दिया गया, रीजन जो दिया गया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इससे बचना नहीं है, बल्कि क्या है, अप्रिसिएट करना है, बातचीत करनी है, क्लासरूम में डिस्कशन करना है, जिससे हर बच्चा एक्टिव हो और बच्चे में ग्रुप लर्निंग करवानी है, समूह कार्य देने हैं, जिससे बच्चे ग्रुप में रह करके एक दूसरे का सहयोग करके लर्निंग कर पाएं। तो ये जो है तर्क जो दिया गया वो तो गलत हो जाएगा, रीजन। तो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट आपका नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस जो है अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो पहला है अनुबंधन अधिगम है, या फिर रट रट कर सीखना है, रोट लर्निंग है, या फिर व्याख्यात्मक शिक्षण है, या फिर पारस्परिक शिक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि सिंपल सी बात है, बात यहाँ पर हो रही है कि बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है। जब दूसरों को सिखाना आ जाएगा तो परस्पर शिक्षण हो रहा होगा, ग्रुप लर्निंग हो रही होगी, एक दूसरे को सहयोग करके जो है लर्निंग हो रही होगी। आंसर जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी क्या है ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। 26 है, 5 बजे आपको क्लास जो मिलेगी वो होगी सोशल साइंस की पेपर 2 के लिए, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। अगला है क्वेश्चन 26। 26 में कहा जा रहा है कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक जो है सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर है आपका 26, तो ये जो है क्या सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये बात तो सही है, ठीक है, एशियाई संस्कृतियों में। अब इसका जो रीजन दिया गया है, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, ठीक है। जो भावनाएं हैं क्या वो व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, तो ये कहना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो फीलिंग होती, जो भावनाएं होती, वो लर्निंग को प्रभावित कर रही होती हैं, तो ये तो कहना गलत है। मान के चलिए जिस दिन आप माइंडली डिस्टर्ब हो या फिर आपके इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो क्या आपकी लर्निंग बेहतर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आप लोगों से भी अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाओगे, लोगों से अच्छे अच्छे से बात भी नहीं कर पाओगे और चीज़ों को अच्छे से आप सीख भी नहीं पाओगे, क्योंकि भावनाएं भी प्रभावित करती हैं कि आपकी लर्निंग कैसी हो रही है, ठीक है। लर्निंग को जो है इमोशन भी प्रभावित कर रहे होते हैं, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा। आंसर जो होगा 26 का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा। मैं जो भी आपको आंसर बता रही हूँ ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, क्योंकि आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी थी, आप लोगों ने मैच भी किया था, तो मैं वहीं से आपको आंसर बता रही हूँ, तो प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं आपको गलत जो है आंसर बता रही हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। 27 है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो हैं वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, काफ़ी एग्जाम्पल भी दिया था, अगर आपने क्लासेस देखी होगी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, क्योंकि मैंने क्या किया था, कंटेंट पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था, उसके बाद सारे मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। प्रीवियस के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए 2 काम करने हैं, कंटेंट प्लस प्रीवियस के क्वेश्चन। अगर आपने 2 काम कर लिए अच्छे से तो क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ऐसे ही क्वालिफाई किया था और आप ऐसे ही करिए, क्वालिफाई हो जाएगा। इस बार भी सीटेट का काफ़ी रिजल्ट डाउन गया है, जो कि मुझे देखकर भी काफ़ी दुख हुआ, कि लेकिन रीज़न यही है कि कोई कंटेंट कंप्लीट नहीं करना चाहता, एनसीईआरटी कोई फॉलो नहीं करना चाहता। सभी चाहते हैं कि क्वेश्चन कर ले और मेरा जो है सीटेट क्वालिफाई हो जाए, तो क्वेश्चन करने से सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। रीज़न ये है क्योंकि वही क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे होते हैं, लैंग्वेज घुमाई जाती है। हाँ, प्रीवियस के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, अच्छे से समझ के कर रहे हो, तो मे बी आपका क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन क्या है 100% वो भी नहीं कहा जा सकता कि क्वालिफाई ही आपका हो जाएगा। लेकिन अगर प्रीवियस के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करते हो, अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हो, जो टॉपिक आपको वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है वो टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हो, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा आप 100+ नहीं कर पाओगे, लेकिन 90+ आप कर लोगे, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप ये सोचते हो ओनली प्रीवियस के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करके चले जाएं क्वालिफाई हो जाएगा, तो ना के बराबर नहीं। मतलब 50% आपका हो जाएगा, 50% तो आप पेपर अटेंड कर लोगे, लेकिन 50% भी तो आपको करना है,
क्योंकि पेपर जब आप 100% कंप्लीट करके आओगे, अटेंड करोगे, तभी जाके तो क्वालिफाई कर पाओगे, है ना। तो कंटेंट करना है कंप्लीट, उसके बाद जो है प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो 3 बजे की क्लास ज्वाइन करिए, या फिर आपको जहाँ जिस भी टीचर से समझ में आता है आप वहाँ से ज्वाइन हो। एक टीचर से पढ़ें बस, क्योंकि 10 टीचर से पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। सबका पढ़ाने का तरीका चेंज होता है, ठीक है। आपको किस टीचर से समझ में आ रहा है वहाँ से पढ़ाई करें, ओनली एक टीचर फॉलो करें। ये हो सकता है कि अदर सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग टीचर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप सीडीपी के लिए ही खाली 10 टीचर चूज़ किए हुए बैठे हैं यूट्यूब पर और सबसे पढ़ते जा रहे हैं। कन्फ्यूजन होगी, दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, सीधी सी बात है, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर चूज़ करना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर चूज़ करना है, जिससे कि जो उसका माइंडसेट है वो आप में भी समझ में आए, आपके भी दिमाग में चीज़ें बैठें। तो अगला है क्वेश्चन 27, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, प्रीवियस के क्वेश्चन में काफ़ी बार आया हुआ भी था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट होता है। तो किस प्रकार भिन्न है, ये जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, जीन पियाजे जो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं और वयस्क जो होते हैं वो सोचते दोनों लोग हैं। ये नहीं कि बच्चे का दिमाग नहीं चलता है, या फिर जो हम अडल्ट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो मेरा दिमाग फास्ट चलता है, ऐसा नहीं है। बच्चा छोटा है वो खिलौने के बारे में सोच रहा होगा, बच्चा छोटा है वो उसको भूख लगी है वो खाने के बारे में सोच रहा होगा, उसको घूमना होगा वो अपने घूमने के बारे में सोच रहा होगा। आप बड़े हो चुके हो तो आप अपनी जॉब के बारे में सोच रहे हो, आपका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कैसे हो आप इसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है? फैमिली कैसे मैनेज करनी है, कैसे हमको अपने दोस्त भी मैनेज करने हैं, सब कुछ आप उसके बारे में सोच रहे हो। यानी कि जो थिंकिंग है, सोचने की जो क्षमता होती है वो क्या है, दोनों की सेम होती है, लेकिन प्रकार जो होता है, ठीक है? प्रकार जो होता है वो चेंज होता है, यानी क्वालिटी जो होती है वो चेंज होती है, क्वांटिटी सेम होती है। आप ये नहीं कह सकते कि 5 साल के बच्चे 6 साल के बच्चे से और 15 साल के बच्चे में जो है 250 ग्राम सोचने की क्षमता ज़्यादा है। आप ये नहीं बता सकते। ये भी नहीं कह सकते कि 15 साल के बच्चे से 25 साल का जो व्यक्ति है, उसमें सोचने समझने की क्षमता 300 ग्राम ज़्यादा है, ये आप नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, प्रकार में चेंज हो जाएगा। 5 साल का बच्चा है तो खिलौने के बारे में सोच रहा है, उसको चॉकलेट चाहिए, आप कहीं से भी लेकर के आओ, वो इसके बारे में सोच रहा है कि मुझे चॉकलेट आखिर क्यों नहीं मिली, ठीक है? और 15 साल का बच्चा है वो ये सोचता है कि यार मुझे अपने फ्रेंड के साथ खेलना था, कैसे टाइम मैनेज करें कि हम खेलने पहुँच जाएँ। 25 साल का बच्चा है, 25 साल का जो व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मुझे जॉब लेनी है, कहीं एक सेलेक्ट हो जाना है, ठीक है? तो सोचने की क्षमता क्या है, सबकी सेम है, लेकिन क्या हुआ, प्रकार चेंज हो गया। छोटा बच्चा चॉकलेट के बारे में सोच रहा है, 15 साल का बच्चा जो है खेलने के बारे में सोच रहा है, 25 साल का जो व्यक्ति है वो अपनी जॉब के बारे में सोच पा रहा है। तो थिंकिंग जो है सबकी क्या है, चेंज है, यानी कि क्वालिटी चेंज हुई, लेकिन क्वांटिटी सेम है, मात्रा जो है वो सेम है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। अब इसमें आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, वो हम लोग देख लेते हैं। यानी कि मात्रा जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि क्वांटिटी जो है वो सेम है, लेकिन क्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है? ये ध्यान रखना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वालिटी चेंज, आप सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आपके घर में 2 साल का बच्चा है, वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसको खिलौना चाहिए। 25 साल का जो व्यक्ति है वो इस बारे में रो रहा है क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है? तो प्रकार चेंज हो रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो 2 साल का बच्चा है उससे हमारा दिमाग 250 ग्राम ज़्यादा चल रहा है, ऐसा तो आप नहीं बता सकते, ठीक है? तो जीन पियाजे क्या कहते हैं कि क्वालिटी चेंज है, एडल्ट मतलब जो है बच्चों की अपेक्षा वयस्क में क्या है, क्वालिटी चेंज है, सोचने की क्षमता जो है वो सेम है, क्वालिटी में परिवर्तन है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है, बच्चे जो है वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। तो ये तो कहना गलत होगा, जीन पियाजे ये नहीं कहते। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, तो ये भी नहीं कह सकते। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे बता देंगे, बट जो एडल्ट हैं, बड़े लोग हैं, वो नहीं बता पाएंगे, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा। आंसर जो होगा, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुणात्मक रूप से ही भिन्न होती है, क्वालिटी चेंज होती है, ठीक है? आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होती है, क्वांटिटी में चेंज नहीं होता है, क्वालिटी में चेंज होता है, ठीक है? आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के साथ कोशिश की है बहुत अच्छे से डिस्कस करने की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है? जो जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी आया हुआ था, और मैंने जो पेपर प्रीवियस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस बार ज़्यादा, क्योंकि हम लोग का कंटेंट जो है जल्दी कंप्लीट हो चुका था, क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी मैंने,
तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने 1 डेढ़ महीने के समथिंग हम लोगों ने सिर्फ़ प्रेयर्स के क्वेश्चन ही किए थे। 61 क्लासेस है जो सिर्फ़ हम लोगों ने प्रेयर्स के क्वेश्चन ही किए हैं। तो उसमें काफ़ी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आपने डेली क्लासेस जॉइन की होगी तो आपने खुद देखा होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्वालिटी में चेंज होता है, क्वांटिटी में चेंज नहीं होता है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्वालिटी था या क्वांटिटी था, ठीक है? मात्रात्मक था या गुणात्मक था, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, इसलिए यही क्वेश्चन बार-बार दिया जाता है। तो नो कन्फ्यूजन, अच्छे से डाउट है वो क्लियर रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। 28 है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो पहला है भारत की राजधानी डैश डैश है, तो विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देगा। क्योंकि क्या है, भारत की राजधानी क्या है, वो अगर आप बच्चे को पता है वो बता देगा, नहीं पता हो तो नहीं बता पाएगा। ये तो नहीं वो विश्लेषण करके बता देगा कि हाँ भारत की राजधानी, अच्छा ये ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं ये थी, ऐसा तो नहीं। इसका आंसर सिर्फ क्या है, फिक्स है एक। भारत में कितने राज्य हैं, इसका भी आंसर जो है फिक्स है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, इसका भी आंसर फिक्स है। लेकिन भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? अब ये क्या है, इसमें विश्लेषण करना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग आपको लगानी होगी कि जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। अब इसमें अगर आप 5 बच्चों से पूछेंगे तो 5 प्रकार के आंसर आएंगे कि जनसंख्या वृद्धि के क्या रीजन है, ठीक है? और अगर आप 2 बच्चे से पूछ रहे हैं तो 2 प्रकार के आंसर आएंगे, 10 बच्चे से पूछ रहे हैं तो 10 प्रकार के आंसर आएंगे। कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप भारत की राजधानी पूछ रहे हैं, चाहे 10 बच्चे से पूछें, आंसर सेम आने वाला है, चाहे 50 बच्चे से पूछें, आंसर सेम आने वाला है। तो इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही, यानी कि जिसका फिक्स एक आंसर है उसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। जिसमें एक से ज़्यादा आंसर हो, ठीक है? जिसमें सारे पक्ष के बारे में सोचने समझने का आपको मौका मिल रहा हो, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही होती, विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा मिल रहा होता है। आंसर आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 29 पे। 29 है, समावेशी कक्षाओं यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव क्लासरूम से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है और ये आया हुआ है 7 जुलाई को जो आपका एग्जाम होता है, क्योंकि मैं वही डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है? पहला ऑप्शन है 29 का कि को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर और जो है एक ही समय में सीखेगा। ये तो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं सभी बच्चे एक साथ सीख जाएं। भाई टीचर क्लासरूम में गया, कोई एक टॉपिक या कोई एक थ्योरी जो है टीचर ने बच्चे से डिस्कस की, क्लासरूम में जो है डिस्कस किया। अब ये तो नहीं 30 बच्चे जो थे एक ही बार में सब सीख गए। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट बार में सीख गए होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो ये तो कहना गलत हो जाएगा कि सभी एक ही समय में एक साथ सीख जाते हैं, ठीक है? क्लासरूम जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसकी ये विशेषता नहीं है, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम में हमको सभी बच्चे को ध्यान में रखना होता है। में विशेष जो है बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। तो ये भी कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए अलग से क्लासरूम नहीं होता है। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ही है कि सभी प्रकार के बच्चे को आप एक ही क्लासरूम में इंक्लूड करेंगे। बट हाँ, करना क्या है, बच्चे की नीड के अनुसार आपको जो है बच्चे का प्रोग्रेस करना है। बच्चे को देखने में समस्या है तो आप उसको आगे बैठा देंगे, बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है तो जो जो क्लासरूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे लगवा देंगे, ठीक है? या फिर आप लिफ्ट का जो है प्रयोग करवा देंगे, मतलब लिफ्ट लिफ्ट जो है वो लगवा देंगे जिससे बच्चे को चलने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो ये नहीं करेंगे कि आप सभी मतलब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को आप अलग से क्लासरूम दे रहे हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम की ये विशेषता नहीं है, तो ये भी गलत। अलग-अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि अलग-अलग विभिन्नताएँ, क्योंकि क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 प्रकार के बच्चे होंगे, सोचने समझने की क्षमता 30 प्रकार की होगी। ये नहीं हर बच्चा एक ही प्रकार से समझ पा रहा होगा। कुछ बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहे होंगे, तो कुछ बच्चे श्यामपट्ट पे, ब्लैक बोर्ड पे आप जब लिखते होगे तभी समझ में आता होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्लासरूम में एक दूसरे से डिस्कस करके समझ में आ रहा होगा। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि 30 प्रकार के बच्चे होंगे तो 30 प्रकार की थिंकिंग होगी, 30 प्रकार की विभिन्नताएं पाई जा रही होंगी, ठीक है? तो हमको अलग अलग विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विभेदित निर्देश देने दिए जाने चाहिए। बच्चे की नीड के अनुसार जो है हमको उनको गाइड करना चाहिए, ठीक है? आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग हैं, सभी बच्चे अलग प्रकार के हैं, सभी का इंटरेस्ट भी अलग है। क्योंकि जरूरी तो नहीं अगर आप
साइंस क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो 30 बच्चे साइंस में इंटरेस्ट ले रहे होंगे। हो सकता है किसी को इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट आता हो, किसी को साइंस में, किसी को मैथ में, किसी को म्यूजिक में, किसी को डांसिंग में। तो सभी बच्चे का इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि समावेशी क्लासरूम जो होती है, इंक्लूसिव क्लासरूम जो होती है, उसमें हर बच्चे को हमको ध्यान में रखते हुए हर बच्चे की नीड के अनुसार हमको उसको प्रोग्रेस कराना होता है। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 पे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। 30 क्वेश्चन है कि आदर्शन और रीजन का दिया गया है। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या है, बच्चों को क्या है, अब बहुत सारे अवसर दोगे प्रयोग करने के लिए, जिससे कि क्या होगा, बच्चा एक मेथड से नहीं सीखेगा तो सेकंड अप्लाई करेगा, सेकंड से नहीं सीखा तो थर्ड से अप्लाई करेगा। नहीं, मतलब किसी ना किसी वो प्रयोग से वो सीख लेगा। तो ये बात तो सही है। और उदाहरण और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल भी क्लासरूम में होने चाहिए। इससे क्या होता है, क्लियरिटी आती है। ठीक है, एक क्या होता है, कोई कंफ्यूजन अगर हुई बच्चे में तो क्लियर हो जाता है। वो कैसे, जैसे कि मान के चलिए आपने कह दिया आसमान में जो है चिड़िया उड़ रही है। अब बच्चे ने एरोप्लेन को देख लिया, अब वो कह रहा है कि ये भी तो है आसमान में उड़ रहा है, तो ये भी चिड़िया हुआ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अब आप क्या करोगे कि ये जो उड़ रही है तो चिड़िया है, लेकिन जो एरोप्लेन है वो चिड़िया नहीं है। तो आपने क्या कर दिया, नॉन एग्जाम्पल दे दिया। अब इससे बच्चा क्या समझेगा, अच्छा ये जो ऐसे दिख रही है चिड़िया है, और ऐसे जो दिख रहा है ये चिड़िया नहीं है, ये क्या है, एरोप्लेन है। तो बच्चे में कन्फ्यूजन जो है वो जो है जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाता है, डाउट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल क्लासरूम में देने चाहिए, इससे बच्चे में कन्फ्यूजन नहीं आती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इस पर चर्चाएं भी करनी चाहिए। तर्क जो दिया गया, रीजन जो है, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका, विपरीत उदाहरण प्रदान करना चाहिए। ये भी बात सही है कि बच्चे में अगर अगर जो है गलत धारणाएं बनी हुई हैं, तो उससे निपटने के लिए आप विपरीत उदाहरण देंगे, उसके अपोजिट देंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आसमान में चिड़िया उड़ रही है, अब एरोप्लेन जो है ये चिड़िया नहीं है, आपने क्या कर दिया, बिल्कुल अपोजिट दे दिया एग्जाम्पल। अब इससे बच्चे में क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये जो है ये चिड़िया है, और ये जो है ये चिड़िया नहीं है, ये क्या है, एरोप्लेन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, रचनात्मक रूप से विपरीत अगर उदाहरण दे रहे हो तो उससे बच्चे में जो गलत धारणाएं बनी होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। ये भी बात बिल्कुल सही दी गई है। अब आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर जो है फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अदर्शन भी सही है और रीजन भी इसका सही दिया गया है। ठीक है, बाकी क्या है, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे, ये पूरा एक सेट मैंने डिस्कस किया जो आपका एग्जाम 7 जुलाई को हुआ था। ठीक है, जो एग्जाम 7 जुलाई को आपका हुआ था, पेपर 2 था, मैंने पूरा पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब हम लोग जो है क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे, यानी ये क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं 1 अगस्त से। तो आप लोग डेली ज्वाइन करिएगा 3 बजे और 5 बजे। आपको अच्छे से समझ में आएगा, 100% जो है सीटेट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कंटेंट कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, और प्रीवियस के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप डेली मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे ज्वाइन हुइए, आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। तो फ्रेंड्स वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा, जिनका भी क्वालिफाई नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, आप लोग नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू करें, जिससे जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन जो है करने लगे हैं। डेली क्लासेस जो हैं आपको 3 बजे और 5 बजे मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप डेली ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।